नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की। दरअसल गुटबाजी और अंतर्कलह से उत्तराखंड की कांग्रेस उबर नहीं पा रही है और ये गुटबाजी का ही नतीजा था कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा और हरीश रावत, गणेश गोदियाल जैसे बड़े चेहरों को भी चित होना पड़ा। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर मुहर लगाई तो कई दिग्गज कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया और पार्टी में नाराजगी दर्ज कराई। यहां तक कि विधायकों ने मीटिंग तक की और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि कांग्रेस के दर्जन भर विधायक बीजेपी में जा रहे हैं। उसके ठीक बाद चंपावत उपचुनाव होना था और कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट तक छोड़ने की बात कह डाली और नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से आहत हरीश धामी इतना नाराज हुए कि धामी ने ऐलान कर दिया कि वो कभी जिंदगी में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जब चंपावत उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई तब भी कांग्रेस के नेता चंपावत से नदारद दिखे। 30 स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी गई, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज स्टार प्रचारक नदारद ही रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि सीएम धामी के सामने खड़ी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी की जमानत भी जब्त हुई और जानकारों के मुताबिक ये अंतर्कलह का ही नतीजा था कि गहतोड़ी की इतनी बुरी हार हुई। अब खबर ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। हालांकि कांग्रेस मीडिया प्रभारी इस बात से अनजान है, लेकिन कई विधायकों ने इसकी पुष्टि की है और दिल्ली पहुंचने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक विधायक हरीश धामी ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पहले ही हरीश धामी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विधायकों को दिल्ली क्यों बुलाया गया। माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होना है। कारण ये भी हो सकता है कि सूबे में सिमटती हुई कांग्रेस को देख आलाकमान चिंतित हुआ हो और विधायकों के मतभेद मिटाने और पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हो। देखिए, कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है। न उसके पास नेता है, न विचारधारा है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से वो गुटों में बंटी हुई है और इसी कारण से पिछली विधानसभा चुनाव में जिस तरह उनके सारे बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए, जनता ने जिस तरह से उन्हें नकार दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी बुलाए, उनको परेड कराए, चाहे उनकी ट्रेनिंग कराए, चाहे उन्हें किसी प्रकार से समझाया जाए। अब कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर लौट के नहीं आ सकती है और कांग्रेस अब रसातल में जा चुकी है और उसका अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त होता ही जा रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है। इसलिए कोई किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती और भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चुनौती कांग्रेस पार्टी से मिलने वाली नहीं है। देखिए, किसी प्रकार की कोई फूट कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस संगठित है। कांग्रेस के तमाम नेता अब आने वाले दिनों में हमारे यहाँ संगठन के चुनाव हैं कांग्रेस पार्टी में। हमारे यहाँ जो है अभी हमारे प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव भी होना है। अगले वर्ष नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी तैयारियों के लिए निश्चित तौर पर यदि हमारे नेता, अभी हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना इसकी नहीं है कि वो दिल्ली पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अगर आप इस बात को मान भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब पार्टी का संगठन जब एक किसी चुनाव की या अन्य बातों की तैयारी कर रहा होता है तो उसको निश्चित तौर पर उसे जाना भी पड़ सकता है। तो इसमें कलह की बात कहाँ से आती है, ये मेरी समझ से परे। नहीं सारे नहीं ऐसे कोई विधायक नहीं जिनको मना करेगा, सबको सूचना मिली है, सारे विधायक जा रहे। हाँ, ये भी हो सकती है। अब ये तो बाकी गुत्थी वहीं जाके पूरी हल होगी, बाकी जो निचोड़ होगा अवश्य मीडिया को सबसे पहले हम नहीं उत्तराखंड में कांग्रेस में बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। सत्र में देखा नहीं आपने कितना बढ़िया चल रहा है। जो बढ़िया नहीं चल रहा था प्रदेश में, जो हालात बढ़िया नहीं चल रहे थे, उस पर प्रकाश किस प्रकार से कांग्रेस के एक विधायक ने रखा, एक पक्ष रखा। कल जो प्रेस माननीय प्रीतम सिंह जी ने करी अग्निपथ पे, आप सुनिए उसमें क्या हमारे विधायकगण बोल रहे हैं। एकजुट होकर एक स्वर में कांग्रेस एक भाषा बोल रही है। अब ठीक है, आपस में कभी कभी हो जाता है, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो ही जाती है, घर परिवार में ही हो जाती है।
तो कांग्रेस में गुटबाजी का ये मुद्दा, जिसमें अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की गुटबाजी न जाने कौन से काल में आकर खत्म होगी, क्योंकि अब जब सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है तो इस बीच एक बार फिर से हरीश धामी ने अपनी एक अलग रणनीति बना ली है और उन्होंने दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भास्कर जुग जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, हरीश मैखुरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं और संजीव वर्मा जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत भास्कर जुग जी आपसे ही करना चाहूंगी, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में इतनी ज्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है? मैडम नमस्कार जी, इसमें गुटबाजी कहाँ से आ गई? इस समय ईडी से संबंधित मामला चल रहा है, राहुल गांधी जी को लगातार बुलाया जा रहा है, सोनिया जी को भी समन कर दिया गया है। एक मुद्दा ये है, और अग्निवीर अग्निपथ संबंधी जो योजना है उसका कांग्रेस विरोध कर रही है बड़े पैमाने पर। तो इस संबंध में उत्तराखंड के लोगों से भी चर्चा करनी है, तो बुलाया है हाईकमान ने, बात करेंगे। गुटबाजी कहाँ से आ गई इसमें? गुटबाजी यहाँ से आई कि हरीश धामी क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं फिर? कोई एक आधा नहीं होता, कोई बात नहीं, बाकी तो 18 विधायक गए हैं ना। लेकिन हरीश धामी क्यों हर बार वही क्यों बगावत के सुर में नजर आते हैं? सवाल तो ये है ना भास्कर जी। देखिए हरीश धामी जी से संबंधित सवाल का जवाब हरीश धामी जी से पूछा जाए तो बेहतर होगा, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली पहुंची, अगर एक विधायक नहीं गया, क्या पता कोई निजी समस्या हो, क्या पता कोई और कारण हो, इसमें गुटबाजी कहाँ से आ गई? ये बहुत अच्छा खबर कर दिया आपने निजी कारण कह के। हर बार यही होता है कि कांग्रेस निजी कारण कहकर कई बातों से पल्ला झाड़ लेती है। संजीव वर्मा जी। मैडम निजी कारण नहीं होते क्या? निजी कारण होते हैं ना। अब संजय गुप्ता जी ने निजी कारण इतना बड़ा हो सकता है कि कांग्रेस के जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको सम्मान कर दिया गया, राहुल गांधी लगातार आए दिन पेश हो रहे हैं, क्या इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए कांग्रेस के 18 विधायक दिल्ली जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता जा रहे हैं और पूरी कार्यकारिणी जा रही है, बल्कि पहुंच भी चुके हैं कई लोग। तो यदि कोई एक व्यक्ति नहीं जा रहा है तो ये सवाल उससे किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों कांग्रेस? अरे पूछा तो कांग्रेस से जाएगा ना, विधायक तो आप ही की पार्टी के है ना वो। मैं यहाँ पर कांग्रेस के नेता के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हरीश धामी जी के प्रवक्ता के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, गुटबाजी जैसा सवाल तब होता है जब 18 में से मान लिया 10 विधायक ना गए होते, 19 में से 18 विधायक गए हैं, कोई एक नहीं किया, तो क्या पता क्या कारण हो गया। इस बारे में मेरी धामी जी से बात भी नहीं हुई है, मैंने उनका फोन ट्राई करा था अभी थोड़ी देर पहले, तो फोन नहीं मिला था उनका। चलिए संजीव वर्मा जी, साफ साफ सिरे से खारिज कर दिया, कोई निजी कारण होगा, इस वजह से नहीं गया हरीश धामी। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी का अंदर की कोई बात होती है तो हम इतना ज्यादा मतलब रखते नहीं है, लेकिन और जिस तरह से कांग्रेस की वो चल रही है, कांग्रेस के अंदर में हमने कहा पहले से ही, शुरुआत से ही एक जबरदस्त गुटबाजी का एक आलम रहा है और ये उनकी अपनी अंदरूनी बातें हैं, इनको खुद ही इन सब चीजों से निपटना चाहिए। किंतु जब उत्तराखंड में कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आज यहाँ पर है, तो हमको भी प्रतिक्रिया इस तरह ऊपर देनी चाहिए। इस करके मैं अपनी प्रतिक्रिया। अरे पहले संजय गुप्ता और मदन कौशिक वाले मामले पे तो प्रतिक्रिया दे दो। मुस्कान जी देखिए, मैंने अभी बात अपनी शुरू नहीं करी है। अरे आप तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। मैं अगर ऐसे ही करूंगा तो पूरी डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा श्रीमान जी। तो फिर ऐसा है ना, जब मैं बोलूँ तब आप भी मत बोलिएगा, बोलिए। हाँ नहीं बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, शांति से सुनिएगा। नहीं धमकाओ मत। अरे हम आपको क्यों धमकाएंगे, आपको तो जनता धमकाएगी मेरे भाई। हम कौन होते हैं आपको धमकाने वाले? से बाहर निकलते हैं, कोई नहीं धमका रहा है आपको भास्कर चुग जी, वो कह रहे हैं कि सुन लीजिए उन्हें। मुद्दे पर बात करिए वर्मा साहब। मुस्कान जी देखिए, विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी हुई नजर आई, एक प्रीतम गुट और एक यशपाल गुट। एक गुट कुछ बोलता था, एक दूसरा गुट उसका प्रतिकार करता था। विधानसभा चुनाव भी 2022 के हुए तो उसमें
कांग्रेस पार्टी 4-5 गुटों में बटी हुई थी और एक नेता कुछ बोलता था, दूसरा 2 मिनट बाद उसका खंडन करके अपनी बात रखता था। कोई किसी को मगरमच्छ बोल रहा था, कोई किसी को शिकंजी बोल रहा था, कोई किसी को उलझाड़ू बैल बोल रहा था और कोई किसी को जैसन बोल रहा था। इस चीज का निर्णय तो कांग्रेस पार्टी स्वयं करेगी कि ये सभी उपाधियां, कौन सी उपाधियां किसके लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जबरदस्त उहापोह की स्थिति बनी हुई है और 2022 का भी मुस्कान जी से चुनाव बीता है, उसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी से लड़ रही थी या फिर जनता से लड़ रही थी। और जिस प्रकार से जबरदस्त गुटबाजी का आलम कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू से रहा है और अभी कौन क्या भूमिका निभा रहा है, जैसे मैंने भी आपको बोला, और एक अंतर कलह से जो कांग्रेस पार्टी लगातार जूझ रही है, जिस प्रकार से अभी जो हमारे 2022 के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे 47 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत से जीती। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज में उलझी रही, हम विकास की बातों को लेकर जनता के बीच गए। साथ ही अभी जो उपचुनाव हुआ चंपावत का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी 93.25% के एक प्रचंड बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी विजय बता। मुस्कान जी एक मिनट बात पूरी कर रहा हूँ। आ रही हूँ आपके पास। मैं एक बार हरीश महपुरी जी के पास जाकर हूँ। स्टार्टिंग कमेंट हो जाने दीजिए उनका। संजीव वर्मा जी स्टार्टिंग कमेंट हो जाने दीजिए उनका। स्टार्टिंग कमेंट 25% का हम एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा बहुमत लेकर हम वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी, जबकि कांग्रेस पार्टी 5% में वोट लेकर इनकी कांग्रेस सिरे से नकार रही है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। अब आपके नजरिए में कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं, ये मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि सभी विधायकों को बुलाया गया है। एक हरीश धामी एक ऐसे इकलौते विधायक है जो नहीं गए हैं। नहीं मुस्कान जी, उसमें ये है कि एक विधायक, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं भी जा सकते, कोई कंडीशन भी हो सकती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरवीन की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दिल्ली विधायक बुलाए गए हैं, उससे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि ईडी वाला मामला भी है, और एक तो ईडी वाला मामला जो है कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए देश के सामने, और दूसरा जो है उसको क्या है, वो तो कानूनी पक्ष है, एक तरह से कोर्ट में मामला चल रहा है, उससे ज्यादा हमारा कहने का कोई औचित्य बनता नहीं। लेकिन कांग्रेस में जहाँ तक गुटबाजी की बात है, तो मैं एक चीज जरूर यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से भी तथ्य रखना चाहूंगा और वर्तमान परिदृश्य में भी रखना चाहूंगा। ऐतिहासिक रूप से ये है कि एक जमाने में जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई तो सारी कांग्रेस पार्टी ही थी, एक ही पार्टी, तो उसमें मत भिन्नता होती रहती है। फिर उससे जनसंघ अलग हुआ, फिर जनसंघ से बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और ये जो दुनिया भर की पार्टियां हैं, चाहे शरद पवार गुट है, चाहे ममता बनर्जी गुट है, तमाम गुट जो हैं वो कांग्रेस से निकले हुए हैं, और पंजाब में भी अब एक नया गुट बन गया है। तो कांग्रेस में गुटबाजी जो है पहले से रही है, मतलब शुरुआती दौर से, और स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस का बहुत ज्यादा पार्टी का औचित्य नहीं रह गया, कुछ और किया जाए। तो मेरे ख्याल से वो तब से लेकर अब तक तो असहमति का दौर कांग्रेस के अंदरूनी संगठन में रहता ही है। और वर्तमान कांग्रेस को तो हम वो स्वतंत्रता संग्राम वाली कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अब पाते भी नहीं है। ये एक तरह से जिस तरह से 20-25 साल से एक ही मतलब परिवार का दबदबा है, एक ही परिवार के इर्द पार्टी का परिदृश्य घूम रहा है, तो उस तरह से लगता है कि मतलब कांग्रेस का स्वरूप जो है पहले वाला अब नहीं रहा, तो वो बदल चुका है कुछ न कुछ, जो हम समझ पा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी हल्की फुल्की गुटबाजी है, लेकिन वो जो है उस तरह से मीडिया में या फलक पे नहीं आ पाती है। उत्तराखंड में भी मतलब चुनावों के दौरान भी हल्की फुल्की वो कहीं ना कहीं महसूस की गई। तो पार्टियों में मत भिन्नता रहती है, लेकिन जो अंदरूनी हृदय की भिन्नता है वो नहीं रहनी चाहिए। मत भिन्नता किन्हीं कारण से भी आ सकती है,
और जहाँ तक धामी के दिल्ली नहीं पहुंचने की बात है, उनका निजी कारण भी हो सकता है कि वो उनका जो है वो सहमति ना हो कि मैं भी जाऊं, मतलब सारे लोगों के साथ एक साथ चले जाऊं। तो दोनों बात हो सकती है, तो वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, भास्कर चुग जी। हेलो जी, हरीश मैकुरी जी कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात, उन्होंने भी आपकी बात का समर्थन किया कि ये जो हरीश धामी है उनको हो सकता है कोई पर्सनल निजी कार्य हो अपना, लेकिन दिल्ली में ये विधायकों को बुलाया क्यों गया है? मैंने आपको भी स्पष्ट तो किया, ईडी से संबंधित जो इस समय सरकार के इशारे पर काम चल रहा है, लगातार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को और वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, जिनको भी तो अभी प्रदेश हॉस्पिटल से कार्यकारिणी पर डिस्चार्ज कोई चर्चा नहीं होगी? है जी। नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने शायद करण मेहरा जी का अभी तक जो है फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट को आपने देखा नहीं है। करण मेहरा जी ने भी और तमाम बड़े नेताओं ने अभी स्पष्ट किया है कि दिल्ली वो ईडी से संबंधित मामले में चर्चा करने के लिए कि उत्तराखंड के संगठन की क्या भूमिका होगी, और साथ में जो अग्निपथ योजना से संबंधित कांग्रेस की रणनीति है, इन दो रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पूरा कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के विधायक दिल्ली गए हैं, और इसी पर आगे चर्चा होनी है और इसी की रणनीति बनाकर वो दिल्ली से लौटेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, आपने बता दिया उनका पोस्ट, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी का भी ये बता दें फिर गठन कब होगा? इतने लंबे समय हो गया। प्रदेश कार्यकारिणी ये जो मामले बड़े स्तर पे इस समय, सबसे पहले तो देश की सुरक्षा से संबंधित इश्यूज की बात है, और दूसरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरह से उनको बदनाम करने की प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय देश के सामने ये है। प्रदेश कार्यकारिणी बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस दिन हाईकमान से इशारा मिल गया, प्रदेश कार्यकारिणी 2 दिन के अंदर बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। चलिए ठीक है। संजीव वर्मा जी, भास्कर चुग जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब रणनीति बना रही है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरीके से बीजेपी तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईडी से कार्रवाई करवा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, उस पर आज कह सकते हैं कि विचार होगा। मुस्कान जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस अपनी जो अंतर कला है उससे निपट ले, उसके बाद ये कुछ सोचे। इनके पास न बोलने के लिए समय कुछ है, न सोचने के लिए इनके पास कुछ है, न इनके पास कोई विकास का एजेंडा है, न कोई उत्तराखंड के प्रति इनके मन के अंदर कोई एक विजन है। इनके पास है तो अग्निवीरों को भड़काने का काम है। आज जो जिस प्रकार से युवाओं को ये लोग भड़का रहे हैं, और युवा भ्रमित, कुछ युवा भ्रमित, इनकी बातों से भ्रमित होकर, और जिस प्रकार से इन्होंने भ्रम जाल फैलाया है, उससे अपने आप को भ्रम की स्थिति में लाकर जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, रेलों में आग लगाने का काम किया, और उसमें अधिसंख्य कांग्रेस पार्टी के और तमाम विपक्ष के जो नेता और कार्यकर्ता उनके बीच में शामिल थे, उन लोगों ने युवाओं को बदनाम करने के लिए इतना जबरदस्त एक षड्यंत्र रचा, और उन्होंने ये भी सोचा नहीं कि जो अग्निवीर योजना है ये हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, हमारी सेना का सवाल है। हमारी सेना को एक मजबूत करने के लिए जो जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने उसके ऊपर भी राजनीति करनी शुरू कर दी। इन्होंने युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करने का काम आरंभ कर दिया। संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है कांग्रेस युवाओं के कंधे पर रखकर। भास्कर चुग जी, संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो युवा है उनके कांधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का काम कर रही है, राजनीति हो रही है सारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम 2 में से एक चीज पहले तय कर लेनी चाहिए, और चैनल पर डिबेट का इशू जो था, हमें उस पर आज डिबेट करनी है या युवाओं के कंधे पर बंदूक रखी गई है उस पर डिबेट करनी है? पहली चीज तो ये, और जब प्रश्न को आया है तो मैं उत्तर भी इसका दे देता हूं। अभी इन्होंने कहा कि अग्निवीरों को कांग्रेस ने भड़काया। अरे कांग्रेस तो ईडी को घेरे हुए थी, ईडी के कार्यालय को घेरे हुई थी, पूरे के पूरे अग्निवीरों को कांग्रेस ने कब भड़का दिया? दूसरी बात, आपने ये कहा कि अग्निवीरों की हेलो, हाँ
जी आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ। अब दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अग्निवीर आंदोलन के बीच में विपक्ष के और कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है तोड़फोड़ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या सरकार की तमाम LIU इंटेलिजेंस एजेंसियां सब सोई हुई थी कि वो पहले से कोई अगर षड्यंत्र था तो उसका पता नहीं लगा पाई? आज जब ये सब कुछ युवाओं ने कर दिया, किसी और ने कर दिया, तो आप जो है विपक्ष पर इसका आरोप जो है मढ़ रहे हैं। अब हम ये कहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वाली सरकारों की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या पूरी तरह से फेल हैं? इनको पहले कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है? दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सेना कोई सेना हो, कोई कार्यालय हो, कुछ भी हो, क्या वो अल्पकालिक सेवकों के भरोसे मजबूत होता है या पूर्णकालिक सेवकों के भरोसे मजबूत होता है? पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि आजादी से लेकर अब तक जो हमारी सेना है विश्व की सबसे बेहतरीन सेनाओं में गिनी गई है। और मैं ये नहीं कहता आजादी से अब तक सिर्फ कांग्रेस की सरकारें थी। आजादी से अब तक मोरारजी देसाई साहब की सरकार भी रही, हरदंदली डोडेगौड़ा देवगौड़ा सरकार भी रही, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार भी रही, चंद्रशेखर की भी रही, और माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही। इन सारी सरकारों में हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत रही, और मजबूत इसलिए, और विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक रही। और मजबूत रहने का कारण जो था वो हम अपने सैनिकों को, अपने फौजियों को जो हमने आज तक सुविधाएं दी हैं, उनको टीए दिया है, डीए दिया है, परमानेंट पक्की बढ़िया नौकरी दी है, उनके लिए बहुत सारे इनाम, बहुत सारे चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र से लेकर तमाम उनके लिए जो क्या बोलते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम पुरस्कार उनके लिए रखे गए। और सेना के भविष्य, वो सैनिकों को अपने भविष्य की चिंता ना करनी पड़े, सैनिकों को अपने परिवारों के भविष्य की चिंता ना करनी पड़े, ये सारी की सारी व्यवस्था 2022 से पहले की तमाम सरकारों ने करके रखी। तो आज ऐसी क्या व्यवस्था आ गई, आज ऐसी सरकार को क्या मजबूरी आ गई, कि क्या समस्या आ गई कि इतनी अच्छी सेना से हम प्रयोग करने पर उतर आए, और आज हम अपने सैनिकों को 15 और 20 साल की नौकरी के बजाय सिर्फ 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। वर्मा जी, मैंने पहले कहा था कि बीच में मत बोलिएगा। ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप जो है अब सैनिकों को 15-20 साल की नौकरी के बजाय मात्र 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि आप उनको पेंशन नहीं देना चाहते? उनको टीए, डीए, रेलवे, हवाई जहाज, दुनिया भर के जो बच्चे उनको दिए जाते हैं, पुरस्कार उनको दिए जाते हैं, ये सब के सब हम कैंसिल कर रहे हैं, ये सब हम नहीं देना चाहते। जिन युवाओं ने 5वीं से लेकर अब तक जो है लगातार सिर्फ फौज की तैयारी में अपना तमाम जीवन समर्पित कर दिया, उन सबको हम बजाय फौजी के पास अग्निवीर बनाना चाहते हैं। ऐसी क्या समस्या हमारी सरकार के सामने आ गई? क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि हम देश के लिए जान देने को उद्यत तैयार युवकों को जो है एक अच्छी नौकरी नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे जीवन यापन का जरिया नहीं दे सकते? ठीक है हरीश मैकुरी जी, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी दोनों की, लेकिन जिस तरीके से ईडी की बात की जा रही है, राहुल गांधी से पूछताछ तो हो रही है, बीजेपी पर सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात कर रही है कांग्रेस, और अभी आपने सुनी अग्निपथ को लेकर सारी बातें, लेकिन हरीश धामी पर कुछ नहीं बोलने को तैयार। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, देखिए ना तो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है अभी तक, और हरीश धामी की बात करें तो हो सकता है उन्हें निजी कार्य हो, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वही इतना बगावत पे उतर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा कि मान लो वो बगावत भी करते हैं तब भी ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें ज्यादा अगर हम लोग मतलब मंथन भी करते हैं तो उससे समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। और अगर उनका निजी कारण है तब भी उनका उस पे जो है चर्चा करने का बहुत ज्यादा मतलब कोई आउटपुट निकलता नहीं है। लेकिन 2 चीज पे मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, वो अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो अगर सरकार के अधीन है तो पहले भी सरकार के अधीन रही होगी, स्वतंत्र होगी तो अब भी स्वतंत्र होगी। तो होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी या जो सोनिया गांधी जिन पे भी आरोप है, वो जब तक वो निर्दोष सिद्ध नहीं होते तब तक तो उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए था। उल्टे जो है उनके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। तो ये एक नैतिक रूप से कहीं ना कहीं मुझे इसमें मतलब कोई पटती नहीं है ये बात। और जहां तक हमारी ये समझ में आ रही है कि एक तो ये है कि जो प्रवर्तन निदेशालय का तमाम क्वेरीज हैं
उसपे सुब्रमण्यम स्वामी तमाम लोगों ने कोर्ट में केस डाले हुए हैं, उस पर चल रहा है। कोई ये पार्टी का, मेरे ख्याल दोनों पार्टियों का कोई निजी मामला है नहीं है। तो एक तो यह, दूसरा यह है कि तमाम मंचों पे कांग्रेस के लोग, हमारे मित्र जो हैं, हिसाब पूछते हैं, उसका हिसाब दो, किसका हिसाब दो, और जब खुद हिसाब मांगने की कुछ प्रवर्तन निदेशालय हिसाब मांग रहा है तो वो सड़क पे उतर आए हैं। तो हिसाब तो देना पड़ेगा, सभी को देना चाहिए, चाहे ये पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। अगर आप पे कोई आरोप लगते हैं तो उसका हिसाब देना चाहिए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ उसको, उसमें कोई ऐसा पार्टी का होना नहीं चाहिए कि पार्टी कोई मतलब करवट में ले ले। जैसे महाराष्ट्र में भी इसी तरह के आरोप लग रहे थे, वहाँ कांग्रेस ले रही है करवट में, यहाँ ये कह रहे हैं बीजेपी ले रही है करवट में। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रहने चाहिए, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, तो वो या टैक्स वाले हों, वो स्वतंत्र रहनी चाहिए एजेंसियां, तभी जाके समाज में डर बना रहेगा। और दूसरा, जहाँ तक जो हमारा ये है, जो वर्तमान परिदृश्य अग्निवीर या अग्निपथ वाला चल रहा है, तो हमारे 5-6 देशों में, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जर्मनी में हो गया और बहुत सारे देशों में, खासकर ठीक है हरीश मैकुरी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात कांग्रेस ही कर रहे हैं जिसमें गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। हरीश मैकुरी जी, अग्निपथ को लेकर आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। हाँ, अग्निपथ के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो कुछ संशय हैं तो वो निश्चित रूप से, एक तो यह है कि सेना के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जो सेना का परंपरागत स्वरूप है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये तो एक एक्स्ट्रा हम लोग पावर इकट्ठी कर रहे हैं जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि पुरानी सेना का ना वो कम होगा, कोटा कम होगा, ना सैनिक कम होंगे, और ना उनके जो पुराने टीए, डीए, वेतन भत्ते, पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड सारे दिए जा रहे हैं, वो कम होंगे। वो तो ज्यों की त्यों रहेगी ही रहेगी। उल्टा ये है कि जो ये अग्निवीर है, इसमें से भी 10% जो बेस्ट क्रीम होगी वो फौज में चले जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इस तरह का है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये प्रयोग जो है वो गलत है। 3 में 4 साल में रहते हैं लोग फौज में, हर आदमी को जरूरी है। ऐसे बहुत सारे देश, मैंने कहा जर्मनी में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के रहते हैं, और मतलब कुछ देशों में है इस तरह के एक्सपेरिमेंट। अगर हो रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। और 4 साल तक जो मतलब 17-18 साल के जो बेरोजगार बच्चे हैं, 18 से 20-22 साल तक, तो बहुत सारे लोग तो मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं। तो अगर उनको कुछ जॉब मिल जाती है, एक कुछ दिन अनुशासन सीखने को मिलता है, फौज की वर्दी मिलती है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत बुरा है। और राष्ट्र को भी एक युवा पावर मिलेगी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मतलब पता नहीं विरोध किस तरह से हो रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी, देखिए, जिस तरह से अभी अग्निवीर के ऊपर बात हो रही थी, तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर से जो 4 साल के बाद लोग निकलेंगे वो एक आग का गोला बनकर निकलेंगे, और वो उग्रवादी बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे। और उन्होंने तमाम सेना के उन पूर्व सैनिकों को के ऊपर एक इतनी भद्दा मजाक और भद्दी टिप्पणी की। मैं सोचता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को इसके लिए पूरी देश के सामने अपनी गलती का प्रकटीकरण करना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और क्या मेरे देश का युवा आतंकवादी बनेगा? एक इतना भद्दा उन्होंने एक टिप्पणी करी है, मैं सोचता हूँ बहुत शर्मनाक टिप्पणी है ये। और जिस तरह से अग्निवीर योजना, मुस्कान जी देखिए, सरकार ने पूरी तरह पहले ही स्पष्ट किया है, जितने लोगों युवाओं को हम 46,000 को अग्निवीर बना रहे हैं, तो पहले ही घोषित किया है कि 25% उसमें जो एक एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी जो हमारे तमाम पैमानों के ऊपर खड़े उतरेंगे उनको सेना के जवान बना दिया जाएगा, सेना में स्थायी भर्ती दे दी जाएगी। शेष जो 75% है, तो 75% को इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है कि बस 4 साल के बाद आपका जो कैरियर है वो पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगा। इस तरह से कांग्रेस और तमाम विपक्ष युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। 75% जो युवा अग्निवीर हमारी सेना में जवान बनने के बाद 75% आएंगे, तो वो एक सामान्य युवा नहीं होंगे, वो विशेष युवा होंगे। उनके पास आर्मी की ट्रेनिंग होगी, उनके पास अनुशासन होगा, उनके पास अपनी मातृ जी संजीव वर्मा जी। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यही है कि बेशक कांग्रेस कहे कि बात अग्निपथ को लेकर हो रही है और बात ईडी की कार्रवाई को लेकर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में उत्तराखंड के तमाम विधायकों को तलब किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी का संकेत एक बार फिर से दिया जा रहा है, या फिर उत्तराखंड की कांग्रेस इस बात से चिंतित है, हाईकमान इस बात से चिंतित है कि लगातार सिमटती जा रही है उत्तराखंड में कांग्रेस और अलग अलग तरीके से गुटबाजी उजागर हो रही है। इसी वजह से इस तमाम गुटबाजी को खत्म करने की और एक कोशिश हो ये, और उसको खत्म करने के लिए एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई हो। लेकिन अब देखना होगा कि इस बैठक में जब दिल्ली में तलब किया गया है उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों को, तो देखना होगा कि किस तरीके से तमाम चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आती है। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी, बात पूरी करें। जी मुस्कान जी, देखिए, मैंने अग्निपथ जो हमारे अग्निवीर की मैं बात कर रहा था, 25% तो हमारी सेना में भर्ती हो जाएंगे। जो 75% शेष, उनका जो भविष्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने कहा, जो केंद्र के हमारे सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है, उसमें 10% का उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। उसके अलावा 26 जो हमारे केंद्र के विभाग हैं, उनमें उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। मर्चेंट नेवी में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, और जो एयरफोर्स में कुछ जो सप्लीमेंट्री एयरफोर्स के कुछ इस तरह के जो उनके विभाग होते हैं, उनमें उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड सरकार और तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारों के द्वारा उनको अपनी पुलिस फोर्स में तैनाती के लिए हमने एक नियमावली तैयार कर दी है। उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपनी पुलिस विभाग में, आपदा विभाग में, 4 धाम की जो ये हमारा विभाग है, और एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में उन लोगों के लिए आरक्षण की तमाम व्यवस्था कर दी गई है। और उन लोगों को इसके साथ ही साथ बहुत बड़े जो हमारे नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें एक अलग से रुचि दिखाने का काम किया। जैसे महिंद्रा ग्रुप हुआ, टाटा ग्रुप हुआ, बजाज ग्रुप हुआ, और आज के आप यदि अखबार में देखते हैं तो कई बड़े घरानों ने भी, जितने हमारे अग्निवीर हैं, उनको अपने यहाँ। ठीक है संजीव वर्मा जी, आ रहा हूँ आपके पास, एक बार फिर से आ रही हूँ। भास्कर चुग जी, देखिए, अग्निपथ को लेकर पूरे तरीके से एक्सप्लेन तो कर दिया संजीव वर्मा जी ने, लेकिन अग्निपथ पर अपनी बात रखते रखते एक बात ये भी बताइएगा, जो सवाल है मेरा आपसे, कि आखिर जब दिल्ली में बैठक हो रही है, तो क्या उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है, उसको लेकर एक बात यहाँ पर हो सकती है? मुस्कान जी, जिस तरह से आज महाराष्ट्र का एपिसोड चल रहा है, और महाराष्ट्र के तमाम शिवसेना के विधायक गुजरात कूच कर गए हैं, और कभी भी किसी भी प्रकार का एक बड़ा विस्फोट वहां हो सकता है, और हो सकता है कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ भी क्या हो सकता है। वही एपिसोड उत्तराखंड में भी संभावित है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के शासन की लगातार तारीफ कर रहे हैं। और ठीक है संजीव वर्मा जी, मेरा सवाल भास्कर चुग जी से था, मैं उनसे बात कर लूँ एक बार। जी 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 भास्कर चुग जी। मैडम, आपके सवाल का जवाब देना है या बहुत सारे सवाल मैथुरी जी ने और वर्मा जी ने उठाए हैं, उनका जवाब देना है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत क्लियर सी बात है कि कांग्रेस, अभी जो आप फेसबुक पर, मैं दोबारा कहता हूँ, पोस्ट देख लीजिए करण मेहरा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की, स्पष्ट सी बात है कि ईडी के प्रकरण में और अग्निवीर वाले प्रकरण में चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के संगठन को दिल्ली बुलाया गया है। और इस समय कांग्रेस का पूरा जितना भी अमला है, हाईकमान हमारा, वो पूरा का पूरा जो है इन दो मुद्दों पर ही केंद्रित है। किसी तीसरे मुद्दे पर हमारी निगाह ही नहीं है। और अब मैं दूसरी, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिनकी बीजेपी से नजदीकी और तारीफ करते रहते हैं, कहीं महाराष्ट्र जैसा जो अध्याय एपिसोड चल रहा है वो उत्तराखंड में ना हो जाए। देखिए, तारीफ तो मेरे ख्याल से किसी भी हमारे विधायक ने नहीं की। कोई एक आध विधायक किसी व्यक्ति बात की तारीफ कर दे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। और वर्मा जी, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं भी आपकी पार्टी की और आपके काम की तारीफ करूंगा, मैं क्यों बुराई करनी चाहिए। तो अगर हमारे किसी विधायक ने गलती से तारीफ कर दी तो अगर आपको उसका बुरा लगाया तो मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा उनको निवेदन कर देंगे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसकी आप बिल्कुल भी तारीफ मत करना। और हम तारीफ के काम कर रहे हैं तो तारीफ होगी भैया। बिल्कुल, आपने जो भी तरह के काम किए, जैसे आपका 65,000 करोड़ का बजट है और आपने 73,000 करोड़ का कर्जा अपने सिर पे रखा हुआ है, तो बड़ा काबिल तारीफ काम है, इसकी हम तारीफ करते हैं। 4 धाम यात्रा में दुनिया भर के लोगों की बेचारों को अपनी जान पे हाथ धोना पड़ा, यहाँ पे गाड़ियां गिरी, अव्यवस्थाएं हावी रही, इसकी तारीफ करना चाहिए, तो हम तारीफ कर रहे हैं। और अब मैं वर्मा जी प्लीज, वर्मा जी प्लीज, इस तरह की टिप्पणी नहीं, किसी की जो मेरा मन में चुप साहब देखिए, किसी की मौत के ऊपर राजनीति नहीं। हाँ बिल्कुल, मौत के ऊपर राजनीति नहीं, सवाल मौत के ऊपर राजनीति नहीं, सवाल उठाना पड़ेगा। हार्ट अटैक की वजह से यदि कुछ यात्रियों की मृत्यु हुई है। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर अपनी सफाई मत पेश करिए। अभी मुद्दा वो होता तो उस पर भी मैं जवाब देती आपको, लेकिन मुद्दा वो नहीं है तो सफाई पेश मत करिए। चुग साहब जी जी। और आपने जो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारी घोषणाएं कैबिनेट में की थी, बजट में उसका कुछ प्रावधान ढंग से किया ही नहीं, इस बात के लिए आपकी तारीफ करनी चाहिए। कांग्रेस आपकी इस बात के लिए तारीफ करती है। आपने गैरसैंण के लिए इस बजट में कुछ रखा ही नहीं, इसकी आपके लिए कांग्रेस तारीफ करती है। आप तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह तारीफ के काबिल काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उत्तराखंड के आंदोलनकारी बेचारे जो नौकरी पर लगे हुए थे, हाई कोर्ट का एक आदेश 2018 में आता है और वो बेचारे आज अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सिर्फ आश्वासन का झुंझुना आप उन्हें पकड़ाते हैं। इस बात के लिए मैं पुष्कर सिंह, हमने जो किया था, हमने उनको नौकरियां दी थी, हमने उनको पेंशनें दी थी, हमने उनके लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का बिल पास किया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्यपाल ने हुआ है। ये तथ्य है। मुस्कान जी, आपने बता दीजिए, हरीश रावत जी की सरकार में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए और वर्तमान में तमाम आंदोलनकारियों को मैं इस समय लाइव नहीं हूँ। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपके पास में आऊंगे तब जवाब दीजिएगा। एक बार बात तो सुन लीजिए उनकी पूरी, बीच बीच में टोकने की आदत जाएगी नहीं आपकी। तो उन आंदोलनकारियों को आश्वासन का झुंझुना रोज पकड़ाया जाता है। इस बात के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत तारीफ करते हैं। जो तमाम सड़कें प्रदेश की आज बहुत बुरी तरह 8-8 फुट के गड्ढों में टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं। एक फोटो भेजिएगा, एक फोटो चाहिए जो 8 फुट के गड्ढों वाली, एक फोटो। अगर किसी सड़क के अंदर 8 फुट का गड्ढा हुआ तो
वो सड़क नहीं आप हो डिबेट सकती। में आना छोड़ देंगे, आप डिबेट में आना छोड़ देंगे फिर? अरे भैया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर 8 फुट की, संजीव वर्मा जी, तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कल ही देहरादून की बात की है हमने, देहरादून स्मार्ट सिटी में किस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हैं वो देख लीजिए और छोड़ दीजिए फिर राजनीति, तैयारी कर लीजिए छोड़ने की। 8 फुट का गड्ढा है क्या? 8 फुट का गड्ढा समझती हैं आप क्या होता है? अरे मैं दिखाऊंगा ना 8 फुट का गड्ढा समझती हैं आप क्या होता है? मैं दिखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। आप हमें यहाँ मिला रही हैं इनकी। मैं तो आपकी सारी बातों की बात कह रही हूँ। कल आप देख लीजिए कल की डिबेट, देहरादून में किस तरीके से स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल है। कल ही बात की है मैंने इस पे। 8 फुट का गड्ढा है मैडम कहीं? हाँ 8 फुट के, मैं 8.5 फुट के गड्ढे के दूंगा सर। आप राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाए और नहीं दिखा पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये भी आपको आज बताऊं। ठीक है चलिए ठीक है, आगे बढ़िए भास्कर जी। दूसरी बात, मैं अब मैडम के पास भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। दूसरी बात, हरीश मैथुरी जी जो आदरणीय हमारे बैठे हैं पत्रकार साथी, आपने कही थी कि राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को ईडी वाला मामला होने के कारण ईडी नैतिकता के आधार पर या तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए या उनको पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। मैं अपनी नहीं, हमने कहा विरत रहना चाहिए उतने टाइम। विरत रहना। बंगारू लक्ष्मण भी बीजेपी के हटा दिए गए थे एक बार। जी। तो मुस्कान जी, मेरा एक निवेदन है कि जब मैं अपनी बात शुरू करूंगा संजीव वर्मा जी बीच में नहीं टोकेंगे, इनको प्लीज कह दीजिएगा। चलिए सुन लीजिएगा संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी बराबर समय दीजिएगा प्लीज। कहते ही शुरू हो जाते हैं, सुन तो लीजिए, उन्हें आपको समय दिया जाएगा। भास्कर जी जल्दी से बात खत्म करिएगा अपनी। जी बिल्कुल, जब राफेल का मुद्दा उठा था तो देश के एक बहुत बड़े नेता ने और कई सारे बहुत बड़े नेताओं ने इस्तीफे नहीं दिए थे। जब अरविंद केजरीवाल देश के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाकर भागे थे और उनमें एक बहुत बड़ा नेता हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च पद पर हुआ करता था, उस पर भी खुलेआम आरोप लगाए गए थे। उसने भी अपनी पार्टी से उस समय इस्तीफा नहीं दिया था। कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आरोप लगाए थे और तमाम दलों के तमाम नेताओं पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। और लास्ट में अरविंद केजरीवाल जी माफी वीर बन गए और उन्होंने सारे मामलों में लिखित माफी मांग ली। तो इस तरह के आरोप यदि लगते हैं तो उन पर इस्तीफे नहीं हुआ करते, क्योंकि आरोप लगाने वाला कितना नैतिक है इसको भी देखा जाना चाहिए हमेशा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मैथुरी जी ये कहा कि फौज में भर्तियां नहीं होंगी, या आपने जो कहा कि अग्निवीर भर्ती होंगे, और आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, अग्निवीर भर्ती होते और फौज की जो नियमित भर्तियां हैं यदि वो चलती रहती तो अग्निवीर एक्स्ट्रा भर्ती होने पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही एक प्रेस परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि बहुत हाई लेवल पर हुई है और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन लोगों ने अब तक फौज के रिटर्न क्वालिफाई कर लिए हैं, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, उनको भी नए सिरे से अग्निवीर की तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जानकारी में है कि फौज की नियमित भर्तियां नहीं होंगी। तो जब ठीक है भास्कर जी, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। हरीश मैथुरी जी, आपके सवालों के जवाब दिए हैं भास्कर जी ने जी? आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भास्कर जी। निश्चित रूप से जो फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनका बयान पूरे देश के मीडिया में देखा। उन्होंने कहा है कि जो हमारी नियमित भर्तियां हैं वो निष्प्रभावी रहेंगी इस अग्निवीर से, उल्टे अग्निवीर से हम लोग लेंगे, ये कहा है जी। लेकिन हरीश मैथुरी जी ठीक है बात जी, तो जब नियमित भर्तियां नहीं होंगी तो फौज अब जो आगे हो जाएगी वो मात्र 4 सालों वाली फौज रह जाएगी। उसमें 15 साल और 20 साल वाले फौजी कहाँ से आएंगे? फिर उसमें हम 25% लेंगे भी तो वहाँ पे सिर्फ 25% फौजी भाई हमारे ऐसे होंगे जो 15 साल तक टिक पाएंगे। और उनकी भी पेंशन होगी या नहीं होगी ये क्लियर है या नहीं है अभी तक ये नहीं पता है। और अभी वर्मा जी ने भास्कर जी, हरीश मैथुरी जी, लेकिन एक बात ये भी है, देखिए जिस तरीके से संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि जो अध्याय महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है वही अध्याय उत्तराखंड में भी ना हो, इसलिए विधायकों को तलब किया गया है। नहीं, देखिए अपनी पार्टी अपना कुनबा बचाना प्रत्येक जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनका काम है। तो अगर कांग्रेस अपना कुनबा बचा रही है तो निश्चित रूप से ये, इससे मैंने वही कहा कि मीडिया में अगर हम लोग चर्चा भी करते हैं तो बहुत ज्यादा आउटपुट निकलेगा नहीं। अब हो सकता है कुनबा बचाने की लड़ाई हो सकता है कि कोई रणनीति बना रहे हो कि हम, जैसे अभी मैं सोनिया गांधी जी का एक बयान देख रहा था कि हम देश के युवाओं के साथ हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अब उस तरह की भी रणनीति बन सकती है, जैसे हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग
ईडी पर और जो अग्निवीर हैं उन पर चर्चा के लिए बुला रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की चर्चा वहाँ होती है। और अपना कुनबा भी बचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारी पार्टियां यही करती हैं, करना भी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर रहेगी, जो महाराष्ट्र में हो रहा है क्या वो उत्तराखंड में हो सकता है? मुस्कान जी, अभी तो उत्तराखंड में ऐसी मुझे कोई फूट दिखती नहीं है। मान लो हरीश धामी नाराज है, मान लो वो अलग भी हो जाते हैं, वो दूसरी किसी पार्टी में चले भी जाते हैं, तो उससे जो बाकी के 17-18 विधायक हैं वो तो साथ ही है ना। तो इससे बहुत ज्यादा कांग्रेस में टूट की संभावना अभी कोई दिख नहीं रही है। बल्कि मुझे तो 20 चुनाव के बाद कांग्रेस में वो जो पहले गुटबाजी थी वो भी खत्म होती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है, संजीव वर्मा जी अब अपनी बात रखें। मुस्कान जी, जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी का आलम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उसको कोई भी संज्ञा दें, आप उसको ईडी की चलिए बात। ठीक है संजीव वर्मा जी, हम लगातार कहते हैं कि गुटबाजी, आप एक बार बता दीजिए कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ है उत्तराखंड में, आपके नजरिए में कहाँ है? देखिए मुस्कान जी, देखिए पिछला जो अभी हमारा चुनाव हुआ 2022 का, उसमें कांग्रेस के तमाम गुट अलग अलग थे। हरीश रावत जी का अलग गुट था, प्रीतम जी का अलग गुट था, यशपाल आर्य जी का अलग गुट था, इनके जो उस समय के अध्यक्ष थे गुजियाल जी, उनका अलग गुट था। और हरक सिंह के लिए और यशपाल आर्य जी के लिए आपके हरीश रावत जी लगातार उजियाड़ू बैल की एक संज्ञा दिया करते थे और कभी उनको मगरमच्छ बोलते थे, कभी उजियाड़ू बैल बोलते थे, कभी कोई प्रीतम जी ने बोला शिकंडी, और यशपाल आर्य जी मतलब तमाम नेताओं के लिए एक दूसरे जो गुट है वो इस तरह से कोई ना कोई संज्ञाएं देते थे, जो मैं सोचता हूँ एक बड़ी अमर्यादा सी संज्ञाएं हुआ करती थी। और जिस तरह से अभी आपने ईडी की जिस तरह से अभी ईडी की बातें हो रही थी, जवाब देना है, जिस तरह से अभी ईडी की बातें हो रही थी, तो ईडी में आपके गांधी परिवार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उसका रीजन है कि 48 घंटे की राहुल गांधी जी से पूछताछ हो गई है और उसके बाद भी तमाम सवाल और ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का सवाल वही खत्म हो गया ना संजीव वर्मा जी, गुटबाजी का सवाल वही खत्म हो गया ना? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ मैडम। तो बताइए ना आप, एक बार इसको छोड़िए ईडी को, गुटबाजी की बात बताइए, कहाँ है कांग्रेस में? देखिए अभी जब यशपाल आर्य जी का शपथ ग्रहण था उस समय आपके 19 में से 12 विधायक नजारत थे। अभी आपके 3 बड़े सम्मेलन हुए, उसमें प्रीतम गुट पूरी तरह से गायब था, उसमें आपके दूसरे गुट तमाम पूरी तरह से गायब थे, विधायक पूरी तरह से गायब थे। और जब भी आपके कांग्रेस पार्टी के किसी भी तरह के ये बात आती है कि फलाने यहाँ पे ये गुट नहीं आया, वो गुट नहीं आया, तो इनके यहाँ एक रटाया सा जुमला है और वो जुमला है कि हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। किसी के कपड़े फाड़ दो, आप ये अपने प्रदेश के महामंत्री के कपड़े फाड़ देते हैं, अभद्र गालियां देते हैं उनको, अभद्र व्यवहार करते हैं और उसके बाद अगर इनसे प्रतिक्रिया ली जाती है कि आपके दूसरे गुट ने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब होता है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। अरे वाह, क्या आंतरिक लोकतंत्र है? अगर यही आपका लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र आपको मुबारक। ऐसा, और जिस तरह से ईडी की बात अभी चल रही है, तमाम एपिसोड को तमाम गुटबाजी को बिल्कुल उससे ध्यान हटाने के लिए मेरे कांग्रेस के मित्र इसको ईडी के ऊपर चर्चा की बात कर रहे हैं कि ईडी के ऊपर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया है और अग्नि पथ योजना के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया है। जबकि वास्तव में हकीकत ये है कि जो कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी का आलम है, उस गुटबाजी के आलम से कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ
ठीक है संजीव वर्मा जी, अब आपके सवालों का जवाब सुन लीजिएगा। ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब सुन लीजिएगा, समय भी समाप्त होता जा रहा है। भास्कर सूद जी। देखिए संजीव वर्मा जी एक रात को सोते हैं, सपने में देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और यहाँ पर आकर डिबेट में बोलने लग जाते हैं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। अरे ये बताओ, हरीश रावत जी ने किसी नेता का नाम लेकर कहा था क्या उजाड़ू बैल? हरीश रावत जी ने तो आप ही बताओ ना कौन था उजाड़ू बैल? ये हाँ मैं बता तो रहा हूँ, आप बीच में क्या टोक रहे हो? अच्छा तो कौन था उजाड़ू बैल, बता दो तो। हाँ बता रहा हूँ ना, हरीश रावत जी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस के अलावा भी उत्तराखंड में है, उस पार्टी के जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को प्रवक्ता समझते हैं उनके बारे में कहा था कि वो उजियाड़ू बैल हैं। और शिखंडी भी प्रीतम सिंह ने उन्हीं प्रवक्ताओं को कहा था जो कौन थे वो कांग्रेस के कौन से नेता थे, उनके नाम बताओ ना। कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के नेता थे ही नहीं वो। अरे भैया अरे प्रवक्ता के बारे में संजीव वर्मा जी बीच बीच में मत टोका करिए, सुन तो लीजिए कम से कम। कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करी थी, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करी थी, ये बताइए कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करी थी। रंजीत तमीज से बात करो, आप तमीज से बात करिए, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। और संजीव वर्मा जी बीच बीच में मत बोलिए, मैं 4 बार टोक चुकी हूँ आपको। जब मैं बोलता हूँ आप बोलते हैं क्या? मैं बोलता हूँ आप क्यों बोलते हैं बीच में? कोई तरीका है? ठीक है, अपनी बात करिए भास्कर जी, बात बढ़ाइए आगे। संजीव वर्मा जी अब सुन लीजिए, बार बार मत टोकिए बीच में। आप उनका बयान सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं हो रही है यहाँ पर। सुन लीजिए आराम से, शांति से उन्हें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यशपाल आर्य जी के बारे में कहा हरीश रावत जी ने। मुझे ये बताइए, आज यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष हैं, भुवन कापड़ी जी नेता उप प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम 16 और विधायक जिनमें हरीश रावत जी की पुत्री अनुपमा रावत जी भी हैं, वो सब दिल्ली गए हैं। करण मेहरा जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस संगठन दिल्ली जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि अग्निपथ योजना फौजियों के बारे में है और उत्तराखंड राज्य फौज का एक धाम है। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर फौजी है, तो उत्तराखंड के लोगों से खास तौर पर इस बारे में चर्चा करनी है कि अग्निवीर योजना जी। ठीक है भास्कर जी। एक मैडम आपसे मेरा निवेदन है कि इनसे कम से कम कहिए कि जब ये बोलते हैं बीच में नहीं बोलते, बीच में ना बोला करें। ठीक है। हरीश मैखुरी जी, आखिरी कमेंट आपका मात्र 30 सेकंड में। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उत्तराखंड कांग्रेस का मामला है, मैं हस्तक्षेप करके बहुत ज्यादा आउटपुट निकलने वाला नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में इनकी मीटिंग होती है उसमें क्या डिसीजन होता है, खासकर अग्निवीर योजना के बारे में, ठीक है, और ईडी के बारे में, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड को भी प्रभावित करेगा और उस पर नजर की रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में गुटबाजी कांग्रेस के देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के तमाम विधायकों को तलब किया गया है, इस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।